स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 15 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस। आज हम दो एनालिसिस करने वाले हैं, उसमें दो टॉपिक्स आते हैं और पहला जो आर्टिकल है वो है इंडियाज़ ग्रोइंग वाटर क्राइसिस को लेके और दूसरा आर्टिकल जो है वो सोशल सिक्योरिटी को लेके है। सिर्फ यही दो आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट हैं आपको नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए, इसलिए यही कवर किए जा रहे हैं आज। और जो पहला आर्टिकल है वो है इंडियाज़ ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कैसे जो है वाटर क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है, कैसे जो है आपका ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के इसमें फैक्टर्स को दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरी और भी चीज़ें हैं कि कैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है रूरल एरियाज़ में भी और कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट बनता जा रहा है बहुत सारी कम्युनिटीज़ के बीच में भी। और इसी को ही जो है हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और फर्दर फिर इससे एक्स्ट्रा कुछ क्या मेजर्स हो सकते हैं या क्या इसका एनालिसिस होगा वो भी लास्ट में हम विश्लेषण करेंगे एक बार। तो राइटर इसमें कहते हैं कि रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2022 की, जिसमें ये ग्लोबल कंसर्न सामने आया है कि जितने भी फ्रेश वाटर आपके जो सप्लाईज़ हैं, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि स्ट्रीम्स हो गई, लेक्स हो गए, एक्वीफेयर्स हो गए, ह्यूमन मेड रिजर्वर्स हो गए, इनके अंदर से धीरे धीरे जो है फ्रेश वाटर कम होता जा रहा है। इसमें मैं बता दूं कि एक्वीफर्स क्या होते हैं। एक्वीफर्स जो है आपका ये समझिए कि आप जैसे कोई पानी का गड्ढा खोदते हैं, कहीं गड्ढा खोदते हैं, वहाँ से पानी निकलता है, तो जहाँ से पानी निकलता है ना वो एक्वीफर ही होता है। ये धरती के नीचे जो है ऐसे रॉकी स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर से पानी निकलता है, तो उन्हीं को एक्वीफर्स बोलते हैं। तो यही बता रहा है राइटर कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल डिप्राइव हो रहे हैं, लाइवलीहुड को जो है आपका सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं पानी की कमी से। 2 बिलियन पीपल जो है ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस सिचुएशन में हैं। इसके अलावा जो मेजर पार्ट है इंडिया का, वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में जो पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं, और वाटर कंपोजिट इंडेक्स जो 2018 में आया था उसके अकॉर्डिंग अभी की जो सिचुएशन है वो हमारे देश में जो है सबसे वर्स्ट वाटर क्राइसिस है सिंस इंडिपेंडेंस। और अब क्या हो रहा है कि आप देखिए जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में जो वाटर है ना वो यूसेज जो होता है वो यूज़ तो होता है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है। वाटर अवेलेबल हमेशा रूरल एरियाज़ से होता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर नदियाँ बहती हैं, वहाँ वाटर बॉडीज़ होती हैं और वाटर रिजर्वर्स होते हैं। तो जो अर्बन एरियाज़ में जो सप्लाई होती है वो पाइप वगैरह के थ्रू या किसी भी मैकेनिज़्म के थ्रू अर्बन एरियाज़ तक जाती है। तो रूरल एरियाज़ के लोगों के अंदर एक ऐसा जो है प्री कंसीव्ड नोशन बनता जा रहा है कि अर्बन एरियाज़ वाले जो है उनके वाटर को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से वाटर की स्कैर्सिटी हो रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। लेकिन ऐसा बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन ये एक माहौल बन रहा है और जिसकी वजह से रूरल अर्बन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे रूरल और अर्बन के बीच में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि किस तरीके के भाई तुम लोग जो है हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा कुछ विलेजर्स और रूरल एरियाज़ के लोग जो हैं अपने आप में बता रहे हैं। अब है क्या कि अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, केवल जो है अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर बहुत सारा यूजेज होता है, जैसे आपका कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो गया, तार वगैरह है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इस तरह से यूज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा आपका यूसेज हो भी जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वाटर का यूजेज है वो स्ट्रांगली लिंक्ड है आपका इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ये माना जाता है कि अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी की अच्छी है तो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन भी ज़्यादा ही होगी। तो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो है अर्बन एरियाज़ में सच में ही ज़्यादा है रूरल के मुकाबले, और इसलिए ये माना भी जा रहा है कि अर्बन के अंदर जो पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल जरूर हो सकती है। लेकिन हमारा जो है जो निर्णय है, जो हमारा जो डिसीज़न है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम जो है वाटर को अच्छी तरीके से सस्टेन तरीके से यूज़ करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि एक सेंसस के अकॉर्डिंग एक आपका डेटा जो है आपका आया उसके अकॉर्डिंग कि 50% पॉपुलेशन जो है पूरी दुनिया में अर्बन एरियाज़ में ही होगी 2050 तक। तो आप ही समझिए कि 50% पॉपुलेशन अगर अर्बन एरियाज़ में ही होगी तो ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में पर कैपिटा कंजम्पशन भी ज़्यादा ही होगा अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ जो है सफ़र करने वाले हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, क्योंकि पर कैपिटा यूज़ ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो है इसका इफेक्ट भी ओवरऑल ज़्यादा ही होगा। आगे एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है राइटर ने। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद जो है एक ऐसी प्लेस है जहाँ 80% वाटर कंजम्पशन जो है ग्राउंड वाटर से होता था मिड 1980s तक, लेकिन अब जो है वहाँ ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो गया है, कोई बिल्कुल पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, और नर्मदा कैनाल को यूज़ किया जाता है वहाँ से पानी निकालने के लिए। फर्दर आप देखिए अभी तो ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ है, लेकिन फर्दर इसको और बढ़ा देने वाला है क्लाइमेट चेंज।
क्योंकि धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के भी इम्पैक्ट होने वाले हैं। ज़्यादा सूखा पड़ता है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है, क्लाइमेट के अंदर ऐसे चेंज हो रहे हैं कि आपका बारिश नहीं आ पा रही है, जो कि हमारा नेचुरल एक तरीका है पानी इकट्ठा करने का, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम जो है क्रिएट करने वाला है। दूसरा आप ये देखिए कि जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हम आपका नहाते हैं, तो हम जो नहाते हैं, जिस पानी से हम नहा चुके हैं, हम गीले हो चुके हैं, वो तो नहा लिए, लेकिन बाकी का पानी जो है ड्रेन होकर नालियों में चला जाता है। तो जो बाकी का पानी जो बचा है, जिसको रिकवर किया जा सकता है, जिसको रीयूज़ किया जाता है, उसको ग्रे वाटर कहते हैं हम। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे अंदर कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है हमारे यहाँ पे कि हम उस ग्रे वाटर को घर के ही लेवल पे कलेक्ट कर लें और उसको जो है रिसाइकिल कर लें। वो जो है पूरा नाली वाली में चला जाता है, और नाली वाली में जाने के बाद जो है वो भी फिर वैसा ही गंदा पानी बन जाता है, और वो फिर किसी काम का नहीं रहता। उसको फिर एक अच्छी खासी वाटर ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स ही काम करेंगे। लेकिन अगर घर के लेवल पे भी हम उस ग्रे वाटर को कंजर्व कर लें और बाद में उसे रीयूज़ में ले आएँ, कुछ बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए या दूसरी चीज़ के लिए, तो वो एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है, वो एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। लेकिन अभी जो है उसके ऊपर कोई काम ऐसा नहीं किया गया है, तो उसी को ही वो कह रहा है कि हाँ, गवर्नेंस चैलेंजेस भी बहुत हैं वाटर के उसको लेके, क्योंकि एक ऐसी रूरल अर्बन पार्टनरशिप नहीं हुई, कोई ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है वाटर मैनेजमेंट का कि जिसको अमल में लाया जा सके और उसको अमल में लाने के बाद जो है कुछ चीज़ों को कम किया जा सके। तो देखिए, जो इसमें कुछ रीजंस हैं वाटर क्राइसिस के, वो ये सब वाटर मिसमैनेजमेंट तो है ही, ऑब्वियसली ये आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी पर्टिकुलर अपने हर लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे जो है हर कोई थोड़ी ना थोड़ी मिसमैनेजमेंट तो कर ही रहा है। इसके अलावा कुछ नेचुरल रीजंस भी हैं, जैसे कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पैटर्न, कि वाटर का जो है बहुत ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा है आजकल। तो ये देखिए कि जैसे आंध्र प्रदेश में ड्रॉट हो रही है, तो तेलंगाना में ड्रॉट हो रही है, तो आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है। तो ऐसे ऐसे फेनोमिनाज होने लगे हैं। इसके अलावा हम सारा का सारा हमारा डिपेंडेंस जो है आपका वो मानसून के ऊपर है, कि मानसून आएगा तो ही हमारे जो है कुछ नदियों में पानी दिखाई देगा, रिवर्स तक ऊपर तक भरी रहेंगी, लेक्स में पानी होगा। तो ये सब सिचुएशन है। दूसरा, अर्बनाइजेशन का भी एक प्रोसेस है, जहाँ मैंने आपको बताया कि अर्बनाइजेशन में बहुत सारे जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ या दूसरी चीज़ें चल रही हैं, अर्बन सीवेज वगैरह, उसकी वजह से भी होता है, सही से यूज़ नहीं हो पाता, ओवर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा है कि फार्मर्स वगैरह जो है बहुत ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, कैश क्रॉप्स को वो करने के लिए। क्योंकि आप देखिए, जैसे ज़्यादातर प्रैक्टिस जो है वीट या राइस या शुगर केन उगाते हैं फार्मर्स, तो ये जो है शुगर केन और राइस, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मानी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी की खपत करती हैं, और ये इतनी ज़्यादा पानी की खपत करती हैं कि इसी की वजह से जो है पूरा का पूरा वाटर, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है। उसमें जो है कुछ पता नहीं चल पा रहा कि अब जहाँ पहले जो है 20 साल पहले अच्छा खासा पानी अवेलेबल हुआ करता था, आज जो है वहाँ पे बहुत गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है अगर आपको पानी चाहिए तो ये एक बहुत ही जो है बैड सिचुएशन को डिस्प्ले कर रहा है। दूसरा, वाटर पॉल्यूशन। ज़्यादातर पानी जो रिवर्स वगैरह में है वो इस तरह का बन चुका है कि हम डायरेक्ट यूज़ कर ही नहीं सकते उसे, क्योंकि इतना पॉल्यूशन है। चाहे वो आपका पूजा पाठ करके हम लोग जो आपका डिस्चार्ज कर देते हैं भगवान के आइडल्स वगैरह वो हो गए, या दूसरे फूल मालाएं वगैरह। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ जो है रेगुलरली अपना डिस्चार्ज कर रही हैं एफ्लुएंट्स को, जिससे आपका पानी के अंदर एक नाइट्रोजन रिलेटेड पॉल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आ ही रही हैं, और इन चीज़ों के ऊपर कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताऊंगा, इसका सोशल इम्पैक्ट जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो होता है रूरल एरियाज़ में पानी की कमी हो जाने के कारण, वो वुमेन के ऊपर होता है, क्योंकि वुमेन को जो है बहुत सफ़र करना पड़ता है इसके लिए। और क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि वुमेन का जो काम है वो इस काम को आसानी से कर सकती है, और उनको जो है पानी खींचने के लिए, पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है, और वो वहाँ से पानी लेके आती हैं। और एक इसके रिगार्डिंग में एक इंटरेस्टिंग जो है आपका फैक्ट भी है कि महाराष्ट्र में जो है एक विलेज है, उसका नाम है डेंगनमाल। डेंगनमाल विलेज के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो रही है आज की डेट में, वो ये हो रही है कि वहाँ पे वाटर वाइफ्स होती हैं, कि एक आदमी जो है 2 शादी कर सकता है, और जो दूसरी शादी जो वो करता है वो इसलिए करता है उस महिला से, ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सके कि तुम जो है सुबह से शाम तक जो है पानी ही खींच के लाती रहोगी। तो देखिए ये कितना मतलब एक गलत तरीका है कि एक आदमी जो है, या एक मतलब इस लेवल पे पहुंच गई है हमारी सोसाइटी, जहाँ पे जो है कि महिलाओं का इस तरह से हमें इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि वो वाटर वाइफ्स का जो है टाइटल उन्हें मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन आ गई है, जिसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रखे हैं, जल शक्ति अभियान हो गया, आपका अटल भूजल योजना हो गया, नेशनल वाटर मिशन हो गया, और भी पता नहीं क्या क्या है, कई सारे नेशनल रिवर कंजर्वेशन सिस्टम है।
तो ये सब चीज़ें तो बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी जो है उस तरह से हम जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि कोई भी जो स्कीम है या कोई भी प्रोग्राम है वो तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक लोकल लेवल पे जो है लोग उसको अडेप्ट नहीं कर लेंगे, उसको जो है उसके साथ जो है आपका इम्प्लीमेंटेशन में अवेयरनेस नहीं दिखाएंगे। तो वाटर जो है वो आम आदमी का जो है, जो ज़मीन पे है, जो बिल्कुल लोकल लेवल पे है, उसका इशू है, और वो तभी रिजॉल्व हो सकता है जब खुद से जो है हर आम आदमी जो है दिखाए कि कैसे जो है मैं इसको बेटर यूज़ कर सकता हूँ, इसको रिकन्जर्वेशन कर सकता हूँ, कम से कम खर्च करूँ, जो है इसकी वेस्टेज को रोकूँ। इसके अलावा जो है हर व्यक्ति अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा सकता है। और गवर्नमेंट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स भी कर सकती है कि रिवर को जो है, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम से, लेकिन अभी तक जो है इस पर कोई ऐसा कुछ कॉन्क्रीट वो नहीं हो पाया है। अच्छी अच्छी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करें फार्मर्स वगैरह कि जैसे जीरो बजट फार्मिंग हो गई, या फिर आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, उससे पानी की कम खपत होती है। ऐसी क्रॉप्स को आपका ग्रो करें जो कि आपका ड्राई लैंड एरियाज़ में भी ग्रो की जा सकती हैं, जैसे बाजरा वगैरह हो गया। तो इस तरह का अगर कुछ इनिशिएटिव्स लें तो कुछ अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा साउथ अफ्रीका का। तो उसके साउथ अफ्रीका में 2018 में वाटर क्राइसिस जो है डिक्लेयर हो गया था। तो 2018 में जब वाटर क्राइसिस डिक्लेयर हो गया तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो हर साल जो है एक दिन को जो है मनाएंगे अपने देश के अंदर। उस देश का नाम, उस दिन का नाम होगा डे ज़ीरो। और डे ज़ीरो वाले डे पे वो क्या करते हैं, वो अपने वाटर टैप्स को जो है टर्न ऑफ कर देते हैं, और कम्युनिटी वाटर टैप्स को ही जो है यूज़ करते हैं अपने वाटर को के इस्तेमाल के लिए। और हर व्यक्ति के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो पर्टिकुलर क्वांटिटी या क्वांटिटी ऑफ वाटर ही यूज़ कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर वो यूज़ करेगा तो उसके ऊपर जो है किसी तरह का पैनल एक्शन जो है हो सकता है। तो इस तरह के जो है हमें डेज़ जो है आपका ऑब्जर्व करना चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के अंदर भी अवेयरनेस बढ़े और उनको पता लगे कि हाँ, हम लोग जो है एक ऐसे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम लोगों की कोशिश ये है कि हमें जो है वाटर को बचाना है। ठीक है, तो ये है आपका वाटर क्राइसिस वाला इशू। इसके अलावा जो दूसरा इशू है वो है आपका ये फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया। फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया जो है ये सोशल सिक्योरिटी के रिलेटेड में है। इसमें राइटर्स जो हैं आपका बता रहे हैं कि कैसे जो है ओल्ड एज में आके सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती है या फिर बहुत कम मिलती है हमारे यहाँ बुज़ुर्गों को, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, और उनकी जो है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो गिरती जा रही है दिन ब दिन। और आगे बढ़ने वाले समय में जो है हमारे यहाँ बुज़ुर्गों की तादाद बढ़ने वाली है। तो ऑब्वियसली इसे देखकर, इसे जो है दिमाग में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है डबल हुई है इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, क्योंकि 1940s में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 32 ईयर्स थी, और आज जो है वो 70 साल है, 70 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके बाद जो है महिलाओं के अंदर फर्टिलिटी रेट भी कम हुआ है, कि पहले हर महिला जो है 6 बच्चे रखती थी, पैदा करती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ 2 पे आ गई हैं। तो ये भी आपका फर्टिलिटी रेट हुआ है। तो ये सब कुछ अचीवमेंट्स तो हुई हैं, लेकिन इनकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी क्रिएट हो गए हैं, और वो चैलेंज है पॉपुलेशन एजिंग का, कि एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है आदमी की, या ओल्ड एज में आ रहे हैं लोग, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अभी एल्डरली पॉपुलेशन जो इंडिया में थी 2011 में वो 9% थी, लेकिन 2036 तक जाते जाते जो है वो 18% हो जाएगी। और इंडिया में आप देखिए या कहीं भी आपका किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आपको डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उसके लिए जो है कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग जो आपका 60 ईयर्स ऑफ एज या उसके अबव हो गए हैं, तो वो उनके अंदर देखा गया है कि वो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ या किसी ना किसी डिजीज़ से जो है आपका बीत रहे हैं। और इसमें जो है एक डेटा भी आया था जिसमें एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया गया था कि 30% लोगों के अंदर सिम्टम्स देखे गए हैं डिप्रेशन के। अब ये देखिए कि 30% के अंदर डिप्रेशन देखे गए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो वुमेन के अंदर आते हैं रादर देन मैन के अंदर। और डिप्रेशन बहुत बार जो है आपका पता भी नहीं लगता किसी इंसान को देख के कि ये डिप्रेशन में है, इसका ट्रीटमेंट इसलिए हो ही नहीं पाता। और ये एक और चीज़ है इसमें कि विडोज़, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो हैं आपका महिलाएं जो होती हैं, बेसिकली इसका जो मेन इशू है वो ये भी है कि महिलाओं की जो एवरेज एज है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू मैन। मतलब महिलाएं जो हैं ज़्यादा जीती हैं, लंबी लाइफ जीती हैं मैन से ज़्यादा। इसलिए वो क्या होता है कि महिलाएं जो है रह जाती हैं, और उनके जो पार्टनर्स हैं, जो पुरुष हैं, वो थोड़े से एक्सपायर हो जाते हैं। तो उसके कारण जो है उनको बहुत लोनलीनेस फील होती है। इसके अलावा पॉवर्टी भी एक इशू है जिसका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है आपका डिप्रेशन के साथ, कि अगर पॉवर्टी और लोनलीनेस, अकेलापन, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएँ तो ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, स्पेशली आपका जो है बुज़ुर्ग लोगों के अंदर।
तो जो ओल्ड एज के अंदर जो पॉवर्टी है वो तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उसके साथ तो आपका डील करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी एज हो जाती है आपकी जहां आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते, कोई आपको काम के लिए रखेगा नहीं, और आपकी जो पूरी सेविंग्स हैं वो जो है आपने अपने पूरी लाइफ में जो भी सेविंग की थी या घर में अपना जो भी था बच्चों के लिए या किसी और पे आपका इन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहाँ वो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और बहुत असहाय से हो जाते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है एक ये पेंशन स्कीम की कुछ स्कीम्स तो ज़रूर हैं, और एक स्कीम जो है जिसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू राइटर, वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन इस स्कीम के अंदर सिर्फ बीपीएल फैमिलीज़ के लोगों को ही इंक्लूड किया गया है। अब ये देखिए आप, और जो इसके अंदर अमाउंट है वो कितनी है, वो 200 रुपये और 300 रुपये है। पहले 200 थी, अब बढ़ा के 300 रुपये हो गई है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये जो पेंशन दी जा रही है ये तो बिल्कुल किसी काम की है ही नहीं। ये समझिए कि 300 रुपये में तो किसी तरह की पॉवर्टी से लड़ना जो है आसान है ही नहीं। कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से कोई भी किसी भी तरह का रिलीफ नहीं पा सकता आज की डेट में 300, 400, 500 रुपये से। तो पहला तो इनिशिएटिव यही गलत है गवर्नमेंट का कि आप दे रहे हो तो फिर ढंग से दो, या फिर आप दो ही मत तो ही ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि सिर्फ और सिर्फ बीपीएल वाले लोगों को ही दे रहे हैं। अब आप देखिए कि जो ओल्ड एज में जो किसी के पास पैसों की कमी वाला इशू है, वो बीपीएल से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर हो सकता है कोई वेल टू डू फैमिली से हो, लेकिन उसके जो बच्चे वगैरह हैं वो उसको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो उसको ऐसा रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, और ऐसा जो है उसको प्रॉपर जो है पैसे भी नहीं दे रहे हैं ताकि वो ढंग से कुछ अपने लिए कुछ कर सके, सोशल लाइफ में जाके मिंगल हो सके, मेन स्ट्रीम में जो है आपका जाए, कुछ अच्छी जगहों पे घूमे, ठीक है, पिलग्रिमेज साइट्स वगैरह पे जहाँ उसको थोड़ी शांति मिले या उसका मन लगे, तो वो भी उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं अगर फैमिली से, तो फिर वो क्या फ़ायदा। तो ऐसी सिचुएशन में जो है उन्होंने जो आपकी रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने वो बीपीएल पे लगा दी। तो आप देखिए वो बंदा क्या करेगा जिसकी फैमिली उससे सही से ट्रीटमेंट ही नहीं कर रही। तो इसलिए जो है इसमें जो सिचुएशन होनी चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए, सभी को होनी चाहिए, चाहे वो अच्छी फैमिली से हो, चाहे वो आपका बीपीएल से हो या अबव बीपीएल वाली फैमिली से हो। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न ये हो सकता है कि अगर जो है आदमी खुद ही नहीं लेना चाह रहा है पेंशन, तो वो अपनी जो है पेंशन के लिए आपका अप्लाई कर सकता है कि मुझे पेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी के लिए बताया गया है कि एक्सक्लूजन हो सकती है, लेकिन एक्सक्लूजन जो है उसके ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन पे होनी चाहिए कि क्या वो छोड़ना चाहता है या नहीं। अगर उसके पास इनफ पैसा है तो वो छोड़ दे। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर भी आपका अलग से पेंशन स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन वो भी ऐसा ही है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी के बारे में बता दूं आपको, तो पेंशन स्कीम के नाम पे जो है वहाँ पे 500 कुछ रुपए ही मिलते हैं। तो ये भी एक अनदर जो है मजाक सा है, स्पेशली आपका ओल्ड एज लोगों के साथ। और बार बार जो है ये अपील भी की गई है, अपोजिशन भी करती है, सिविल सोसाइटी वाले भी करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के को जिस तरह पेंशन मिलती रही है वैसे ही जो है ओल्ड एज पे भी यूनिवर्सल लेवल पे पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट इस पे ये हवाला देती है कि एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा। अब आप एग्जांपल देखिए कि जो लीडर्स हैं, एमएलएज हैं या एमपीज़ हैं, उनको जो है अगर वो ज़िंदगी में 3 बार जीते हैं तो उनको 3 बार पेंशन मिलेगी। अगर एक एमएलए एमपी बन गया है और उसके बाद उसने राजनीति छोड़ दी है तो उसको एमएलए की भी पेंशन मिलेगी और एमपी की भी पेंशन मिलेगी। तो कहाँ तो गवर्नमेंट एक तो इस तरह के हुल जुलूल के जो एक्सपेंडिचर कर रही है, और कहाँ वो जो है एक डिग्निफाइड लाइफ भी नहीं देना चाहती आपका अबव 60 ईयर्स ऑफ एज वाले लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ा इंडिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है कि कैसे उनकी पॉलिसी पैरालिसिस है और वो हवाला दे रहे हैं बार बार जो है अपने पेंशन बजट्स का, तो ये ठीक नहीं है। वहीं जो है सदर्न स्टेट्स जो हैं आपकी, अब वैसे तो वो अच्छी मानी जाती हैं रिलेटिवली कि वो अच्छी कंडीशन में है नॉर्दर्न स्टेट से, लेकिन पेंशन सिस्टम जो है वहाँ पे भी बहुत पुअर है। इवन जो पुअर स्टेट्स हैं आपकी ओडिशा और राजस्थान, वहाँ पे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी पेंशन सिस्टम है। मतलब पेंशन जो है वहाँ हर आदमी को मिलती है, चाहे वो पुअर है, बीपीएल वाला हो या नॉन बीपीएल वाला हो। तो यही जो पूरा आर्टिकल था, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करके एक अपना ओपिनियन डेवलप करेंगे। वो ये है कि देखिए सोशल सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ ओल्ड एज वालों के लिए ही नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं को ही चाहिए। सोशल सिक्योरिटी जो है किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनको सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ वाले हो गए, अनएम्प्लॉयड व्यक्ति हो गया, फार्मर्स हो गए, सेक्स वर्कर्स हो गए, इवन जो पर्सन लिविंग विद HIV उसको भी जो है सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक स्टिग्मा में है, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे वो असहाय हो चुका है और उसके पास जो है कोई तरीका नहीं है किसी भी उससे कि वो काम करके अपने लिए कुछ कर सके। तो ये है। इसके अलावा इंडिया ने जो है आपका
आप कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर देखें तो प्रियम्बल में हमने मेंशन किया है कि हम सोशलिस्ट स्टेट हैं। सोशलिस्ट स्टेट का मतलब यही है कि सोशल वेलफेयर पे हम काम करेंगे। तो वहाँ सोशल वेलफेयर पे अगर काम करेंगे तो तभी तो कर पाएंगे जब उनको सोशल वेलफेयर में हम सोशल सिक्योरिटी देंगे। तो वो चीज़ है। दूसरा आपका फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। लेकिन राइट टू डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगी, डिग्निफाइड लाइफ कैसे होगी अगर उसके पास कैश ही नहीं होगा, अगर उसके पास जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ओल्ड एज बंदे के पास अगर वही अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, तो कैसे आप जो है ये बताइए कि वो डिग्निफाइड लाइफ होगा। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये मेंशन है कि हमें जो है सोशल सिक्योरिटी पे काम करना है। बावजूद इन सब चीज़ों के हम जो है फिर भी कुछ ढंग से कर नहीं पाए हैं, और गवर्नमेंट तो बिल्कुल फेल हो जाती है जब सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो एक देखिए इसमें कॉन्सेप्ट ये है। इसके अलावा ये है कि दो तरह की सोशल सिक्योरिटी होती है। एक होती है प्रिवेंटिव सोशल सिक्योरिटी और दूसरी होती है प्रमोशनल सोशल सिक्योरिटी। प्रिवेंटिव सोशल सिक्योरिटी वो होती है जो सिक्योरिटी इसलिए दी जाती है ताकि किसी रिस्क को कम किया जा सके। जैसे हेल्थ केयर हो गई, हेल्थ केयर में कोई आपका सिक्योरिटी दे दी कि भाई बूढ़े लोगों का या इन लोगों का, बीपीएल वाले लोगों का कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया, ठीक है, उनकी लाइफ से एसोसिएटेड रिस्क है वो, तो उनके लिए वो इंश्योरेंस कर दिया। ये एक आपकी जो योजना भी चल रही है जहाँ पे आपका आयुष्मान भारत, वो वहाँ पे कुछ इस तरह का ही काम है, ठीक है। इसके अलावा प्रमोशनल सोशल सिक्योरिटी, प्रमोशनल सोशल सिक्योरिटी क्या होती है कि ये सोशो इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है मार्जिनलाइज्ड लोगों को, ठीक है। जो लोग जो है अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि उनको जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया है, कॉर्नर में कर दिया है, सोसाइटी इग्नोर करती है, उनको प्रोमोशनल सोशल सिक्योरिटी दी जाती है। और इसमें एग्जांपल है जैसे एजुकेशन में रिजर्वेशन दे देना, जॉब्स में रिजर्वेशन दे देना, रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है। रिहैबिलिटेशन मतलब जैसे आपका समझिए कि फ्लड आ गई है किसी भी हिल एरिया में, और फ्लड आ जाने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, तो उस सिचुएशन में जो है आपका उनको वो दी जाती है, एक रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो अपने आप को ढंग से पुनर्स्थापित कर सकें। तो इस तरह की जो है बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी हैं। और लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता, डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत ख़राब है, करप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। और करप्शन का जो आप देखिए, जो अगर आप जाते हैं ये लोग कोई भी अपनी पेंशन बनवाने या सोशल सिक्योरिटी बनवाने, तो क्लर्क्स वगैरह हैं या दूसरे आपका जो बाबूज़ हैं वही आपका कुछ ना कुछ पैसा मांगने लगते हैं, और उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है धराशायी हो जाता है सोशल सिक्योरिटी का। तो इन सब चीज़ों पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट को जो है इस एजेंडे को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी को, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बेसिक ह्यूमन राइट है जो आपका मिलना ही चाहिए। स्पेशली हम हमारी जैसी कंट्री में तो मिलना ही चाहिए जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता है कि वो कैसे जो है सोशल सिक्योरिटी के लिए अपने मेथड्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, कोई पेंशन प्लान या उस तरह के वो ले सकते हैं, या फिर इतनी ज़्यादा जो है उनकी आमदनी नहीं होती कि वो उसके प्रीमियम भर सकें। तो सोशल सिक्योरिटी इस पूरे काम के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें, और किसी भी सिचुएशन में आके जो है एक रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना कर पाए आदमी, एक फ्रेश रहे, वो एक अच्छी लाइफ जिए। और इसी के ऊपर था ये आपका पूरा का पूरा एडिटोरियल। और इसी तरह के रोज़ जो है एडिटोरियल एनालिसिस के लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।